हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर को। कंट्रोलिंग में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फीचर और उसका प्रोसेस, और लास्ट में टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कंट्रोलिंग इंट्रोडक्शन से। द कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ मैनेजरियल प्रोसेस इवेल्युएटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द प्लान्ड परफॉर्मेंस। जैसे कि हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शन में डिस्कस किया था, पहला होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो हमने जो भी प्लान्स किए होते हैं उसको हमें कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो अभी जो हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है उसको हमें इवेल्युएट करना। किसके बेसिस पे इवेल्युएट करना? जो हमने प्लान्ड परफॉर्मेंस, जो हमने प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में, उसके बेसिस पे हम लोग अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। This function confirms that organizational activities are performed to achieve organization goals and objectives according to the plans। जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है ये कंफर्म करता है कि जो हमने टारगेट सेट किए थे उसके हिसाब से हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अभी जो हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड इफ देयर एनी इशू विद द करंट प्रोग्रेस, दिस विल हेल्प टू टेक करेक्टिव एक्शंस। अगर जो हमारे डेविएशंस हैं, डेविएशन क्या होते हैं? जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने प्लान परफॉर्मेंस रखी थी उनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको डेविएशन बोलते हैं। अगर डेविएशन पॉजिटिव है, मतलब हमने टारगेट रखा था कि हमें दिन में 100 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करना है और अगर हम 110 कर रहे हैं, 105 कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है कि हम जो टारगेट से उससे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर डेविएशन नेगेटिव में आता है तो उसके लिए हमें टाइम पे करेक्टिव एक्शन लेने का मौका मिलता है। ठीक। Therefore, the controlling can be identified as a primary goal-oriented function in the management process। ठीक है, तो इसलिए जो कंट्रोलिंग होता है उसको भी एक प्राइमरी गोल ओरिएंटेड फंक्शन बोलते हैं। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर आप प्लानिंग कर लोगे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब सब रिसोर्सेज इकट्ठा कर लोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग भी करोगे, लीडरशिप, मोटिवेशन, सब चीजें करोगे, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल ही नहीं करोगे तो वो प्लान्स तो यूजलेस हो जाएंगे। आपने प्लान बना के छोड़ दिया लेकिन आपने देखा ही नहीं कि आप वो जो प्लान बनाए हैं आप उसके बेसिस पे भी परफॉर्मेंस आपकी आ रही है नहीं, डोनेशन की, तो वो प्लानिंग ही वेस्ट है, ये पूरा प्रोसेस ही वेस्ट हो जाएगा अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो। ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी गोल ओरिएंटेड फंक्शन भी कहा गया है मैनेजमेंट प्रोसेस का। ओके, तो इंट्रोडक्शन यहीं तक था। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजमेंट के अंदर? ठीक है, पहला है इट आइडेंटिफाइज द एरियाज ऑफ वीकनेस एंड एरर्स सो दैट दे कैन रेक्टिफाइड एंड प्रिवेंट रिकरेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेविएशन फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या डेविएशन है। अगर वो नेगेटिव डेविएशन होते हैं, जो एरिया ऑफ वीकनेस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या गलतियां कर रहे हैं हम लोग, क्या एरर्स आ रहे हैं, ताकि हम उसको टाइमली रेक्टिफाइड कर सकें और प्रिवेंट कर सकें कि बार बार वो इश्यूज ना क्रिएट हो। ठीक है, अगला है हमारा द रेंज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्लान कुड बी आइडेंटिफाइड। ठीक, कि रेंज ऑफ डेविएशन जो है कि फर्क कितना आ रहा है। ठीक, तो ओरिजिनल प्लान्स के मुकाबले हमारा डेविएशन कितना है वो हम आइडेंटिफाई कर सके। वो कैसे कर सकते हैं? कंट्रोलिंग को अगर हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, कंट्रोलिंग फंक्शन को। ठीक है, इट सिमुलेट्स एक्शन विच विल गेयर अप ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंट्रोलिंग हर डिपार्टमेंट होनी जरूरी है, चाहे वो आपका प्रोडक्शन हो, चाहे वो आपका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर आपका मार्केटिंग हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपका एचआर हो, हर जगह पे आपका कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, ऑल डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, कि आपने क्या टारगेट्स रखे थे और उसके हिसाब से जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है कैसी चल रही है, अगर उसमें डेविएशन है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, उसको और बूस्ट अप करना है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रही है तो किस एरियाज में इश्यूज आ रहे हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई करना है ताकि हम प्लान परफॉर्मेंस की या प्लान टारगेट्स की दिशा में जा सके। ठीक है, अगला है हमारा इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एनेबल्स द मैनेजर टू टेक क्लियर कट डिसीजंस। इजी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कि कंट्रोलिंग क्या प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को, ताकि वो क्लियर कट डिसीजन ले सके। अब उसे पता हो कि हमने टारगेट 100 आउटपुट रखा था कि डेली में 100 आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन वो 95 हो रहे हैं, तब वो अगर वो एरर्स निकाल लेगा, एरिया वीकनेस निकाल लेगा, तो उसे पता है कि डिसीजन कहाँ लेना है, क्या लेना है, कि किस चीज को ठीक करना है, वो उसे पता लगेगा ना। तो कंट्रोलिंग उस चीज में हेल्प करते हैं मैनेजर्स की।
अगला है अ वेल डिजाइंड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर गुड रिजल्ट्स। अगर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम बोल लो या कंट्रोलिंग फंक्शन जो आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, वेल डिजाइंड है आपका, तो आपके रिजल्ट्स आना के चांस, गुड रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंस है एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लानिंग, इट कैन मेक प्लान इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि अगर प्लानिंग करोगे, आप भले कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो कि हम इतने करोड़ का टारगेट अचीव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप उसको टाइमली कंट्रोल नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, डेविएशन नहीं फाइंड आउट करोगे, तो वो मीनिंगलेस है आपका। मतलब प्लानिंग को भी मीनिंगफुल और इफेक्टिव प्लानिंग बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? कंट्रोलिंग हेल्प करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। पहला क्या? कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक बार किया, दो बार किया, एक महीने किया, 2 महीने के बाद छोड़ दिया, पूरे साल कंटिन्यूस कंट्रोलिंग चलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर महीने, हर साल, और फिर नए साल से दोबारा जीरो से स्टार्ट हो जाता है। अगला है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। ठीक, कि आपको आगे क्या करना है। मान लीजिए कि आपने टारगेट्स, वही सिंपल एग्जांपल रख लेते हैं, 100 आउटपुट का रखा आपने। अगर आपके डेविएशन आ रहा है 95 आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको इन फ्यूचर क्या करना है? ठीक है, अब उसको कैसे डेविएशन को ठीक करके आपको वापस 100 पे जाना है। ठीक, अगला है ऑल परवेसिव एक्टिविटी। ऑल परवेसिव मतलब कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो हर डिपार्टमेंट में आता है, हर डिपार्टमेंट के साथ साथ आपका हर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। चाहे आप एनजीओ क्यों ना यूज कर रहे हो, मतलब एनजीओ क्यों ना चला रहे हो आप लोग, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह पे कंट्रोलिंग नेसेसरी होती है। पिन पॉइंट डेविएशन, आपको गलतियां ढूंढने में आसानी होती है, और वो ढूंढ के आप उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन टाइमली ले सकते हो। एनहेंस परफॉर्मेंस, अगर आप कंट्रोलिंग अच्छे से करते हो तो आप डेविएशन निकाल के अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। चाहे आपका डेविएशन पॉजिटिव हो तो आप और अच्छी ग्रो के लिए परफॉर्म कर सकते हो या सोच सकते हो। अगर आप डेविएशन नेगेटिव आ रहा है तो भी आप चीजों को फाइंड आउट करके एरिया वीकनेस देख के आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है, छोटा सा है। पहला आता है स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, जो हमारा प्लानिंग हमारा बोल सकते हैं कि प्लानिंग फंक्शन भी यही काम करता है। कि मान लीजिए आपने, जो वो हम सेम एग्जांपल रख लेते हैं कि आपने रखा कि हमें डेली की डेली 100, चलो 100 की जगह 1000 रख लो कि हम 1000 आउटपुट हम लोग डेली बेसिस पे प्रोडक्ट जो है हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट डे से आप लोग उसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हो। सेकंड स्टेप में क्या होता है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने स्टैंडर्ड तो रख दिया, हमने टारगेट तो रख दिए कि हमें डेली 1000 आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन हम एक्चुअली कितने कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो भी हमें मेजर करना है। अब वो मेजर कर रहे हैं, अब हमारा डाटा आ गया कि हमने टारगेट इतना रखा था और डेली हम लोग इतना कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स का। कि हमने टारगेट तो 1000 का रखा था, लेकिन डेली या तो हमें 1100 कर रहे हैं, या 950 कर रहे हैं, या 900 कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे डेली के कितने आ रहे हैं, तो हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का। इसके बाद यहाँ पे निकल के आता है डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन या तो दो तरह का होता है, तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब जो हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड्स रखे थे, जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे थे, हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो पॉजिटिव हुआ, और अगर वो उससे कम हो तो नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं ताकि हमारा जो भी टारगेट्स हैं हम उसको अचीव कर सके टाइमली। ओके, बहुत छोटा सा प्रोसेस है ये, कई बार 5 नंबर या 10 नंबर आ जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना ताकि इजी क्वेश्चन में आप लोग मार्क्स ना गवाए। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। हम तब से ये बात तो कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग करना इंपॉर्टेंट है, डेविएशन निकालो, ये करो वो करो, लेकिन करें कैसे? तो ये टेक्निक्स दी गई है उसकी। पहला है जैन चार्ट, दूसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस, तीसरा है बजटरी कंट्रोल्स, अगला है पीआरटी, और लास्ट है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहला है जैन चार्ट। जैन चार्ट के अंदर क्या है हमारा? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कीप्स, ये देखो सबसे पहले तो आप यहाँ देख के भी समझ गए होंगे कितना इजी है, मतलब मैंने फोटो इसलिए लगाया था आपको लोग बहुत इजीली समझ आ जाए चीज को। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स द मैनेजर इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सिंपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो या प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक, या टेक्निक बोल सकते हो, जिसकी वजह से मैनेजर्स को प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में इजी होती है प्रोजेक्ट्स को। ठीक,
The manager can plot the process in each of the operations along with the expected time and see for himself whether the process is on time or ahead of time. ठीक, जैसे मान लो कि कंपनी को कुछ ये स्टेप्स करने हैं, रिसर्च करना है, कंटेंट बनाना है, डिजाइन करना है, अपलोडिंग करना है, डेवलपिंग करना है, फाइनलाइजिंग, मार्केटिंग। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को अरेंज कर दिया कि पहले रिसर्च करेंगे, फिर कंटेंट बनाएंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर अपलोडिंग करेंगे, और उसके हिसाब से टाइम उन्होंने डिसाइड कर दिया यहाँ पे कि रिसर्च के लिए 1 हफ्ता 2 दिन या 3 दिन रख लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3rd वीक के मिड तक हम लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे, फिर साथ में 2nd वीक में और 3rd वीक के मिड तक हम लोग डिजाइन तैयार कर लेंगे, फिर जब 3rd वीक के मिड तक हमारा डिजाइन कंटेंट रेडी होगा, फिर अपलोडिंग के ऊपर ध्यान देंगे, फिर अपलोडिंग के बाद हम पहले से ही 4th वीक से ही डेवलपिंग स्टार्ट कर लेंगे, 4th वीक के एंड डेवलपिंग खत्म कर देंगे। तो ये एक तरह से पूरा अपना आगे का प्लान जो है डिजाइन करके चलना, और ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो प्रोसेस है इन विच ऑपरेशंस अलोंग विद एक्सपेक्टेड टाइम एंड सी फॉर हिमसेल्फ वेदर द प्रोसेस इज ऑन टाइम और अहेड ऑफ टाइम, ताकि हम टाइमली चेक कर सके टाइम टू टाइम कि जो हमने अपने टारगेट्स रखे थे उसके हिसाब से हम लोग टाइमली उस चीज को अचीव कर रहे हैं, या टाइम से आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। तो मैनेजर के लिए चीजें मैनेज करना आसान हो जाती है। ठीक, एनी डेविएशंस could be easily seen and corrective action can be taken immediately। ठीक है, तो बहुत इजीली यहाँ पे हम लोग अपने जो भी डेविएशन है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये सब जो टेक्निक्स हैं ये मैनेजर का काम इजी करने के लिए बनाई गई है, इन शॉर्ट, और कुछ नहीं है। अगला है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या हमें समझाता है, जैसे कि मैं पहले से एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको ये चीज बहुत इजीली समझा जाएगी। लिखा हुआ है, ये हमारा जो येलो कलर में है वो कॉस्ट है, और जो ब्लू कलर में है वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू सेल्स बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे पहले अगर आप देखोगे, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और हमारी जो रेवेन्यू है वो कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, सेल कम है, तो आपको लॉस होगा। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या है, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब समझ गए होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होता है। कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होने का मतलब क्या है, वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है। ठीक, अब ये पढ़ते हैं, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। A break even point analysis is used to determine the numbers of units or dollars of revenue needed to control over the cost। हम कॉस्ट कंट्रोल के लिए एक तरह से इसको यूज करते हैं, ब्रेक एनालिसिस को। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हम कितनी सेल करने पे कितनी कॉस्ट इनकर करने हैं, और किस पॉइंट पे जाके हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उसके बाद कितना हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा हमें इन फ्यूचर। ब्रेक इवन एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट टू बिजनेस ओनर्स एंड मैनेजर्स। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ओनर्स और मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, in determining how many units or revenue are needed to cover fixed cost and variable cost of the business। ताकि उनको पता लगे कि कितनी कॉस्ट की जरूरत है हमें, अपने जो भी कितने आउटपुट प्रोड्यूस करने की जरूरत है, ताकि हम लोग अपनी कॉस्ट को इनकर कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमारी यूनिट्स होती हैं, यहाँ पे मान लो हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग 200 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे 300, 400, 500, 600। ठीक, यहाँ पे रेवेन्यू है हमारी। ठीक, तो हमें जैसे मान लो कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है 300 यूनिट पे आता है अगर, ठीक, तो हमें मिनिमम 300 तो प्रोड्यूस करने ही है। अगर आप 300 से कम प्रोड्यूस करो तो 100% आपका लॉस ही होना है। ठीक है, तो मिनिमम 300 तो प्रोड्यूस करने ही है आपको, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में जाना है तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस यहाँ पे हेल्प करता है। आपका प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा, जब आप 300 के ऊपर जाओगे। ठीक, चलिए अगले टेक्निक के ऊपर चलते हैं। अगली टेक्निक है हमारी बजटरी कंट्रोल। बहुत सिंपल है, सबको पता है बजट का मतलब क्या होता है, कि अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करके चलना। ठीक है, इन प्रैक्टिस इट मींस रेगुलरली कंपेयरिंग एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर टू प्लान्ड इनकम और एक्सपेंडिचर टू आइडेंटिफाई द वेदर और नॉट करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। आप टाइमली अपने इनकम्स और अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करके चलते हो, ताकि आपको पता लगे कि आपका कितना बजट अभी है और कितने आपके खर्चे एक्सपेक्टेड हैं, ताकि उसके हिसाब से चीजों को मैनेज करके चल सके। जो लोग जॉब करते होंगे उन लोगों ने सुना भी होगा अपने मैनेजर से या उनसे कि अभी कॉस्ट कटिंग चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, या बजट आउट हो गया है। बजट आउट मतलब पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है,
तो बजटरी कंट्रोल का मीनिंग बेसिकली वही होता है कि आपके पास इनकम, जो प्लान्ड इनकम है और जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, उनको आपको मैनेज करके चलना, ताकि ये बजट आउट वाली जो सिनेरियो है वो बिजनेस में ना आए। तो बहुत बेकार सिचुएशन होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं दे पाते हैं बजट आउट की सिचुएशन में। ठीक है, एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ता है बहुत बड़े लेवल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बजटरी कंट्रोल। ये फाइनेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट आता तो सभी जगह पे, फाइनेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि आपको इन टर्म्स ऑफ मनी चीजों को मैनेज करके चलना होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर को। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा PERT। PERT मीन्स प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नाम से पता लग गया होगा, प्रोग्राम को इवेल्युएट करना और उसको रिव्यू करना। इजी। इट इज मोस्ट appropriate for controlling complex, unique and one-time projects like building projects, shipbuilding and airport building etc. ठीक है, यहां तक पढ़ गए, आप समझ गए होंगे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स? जो अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं 20 मंजिल की, 25 मंजिल की, 30 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां पे यूज किया जाएगा। शिप बिल्डिंग के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि शिप बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उसका पहले बेस तैयार करना, बेस के बाद उसके फिर क्योंकि शिप में हजार चीजें होती है जो हमें पता भी नहीं होती है कि तुम इतने बड़े, मतलब इतने वेट को तुम पानी के अंदर तुम्हें ट्रेवल कराना है, उसके अंदर ह्यूमंस को बैठा के, कि कल को कोई छोटी सी भी दिक्कत आ गई तो आपके करोड़ों की शिप तो जाएगी, ऊपर से इतने सारे लोग भी मरेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है शिप बिल्डिंग। ठीक है, एयरपोर्ट बिल्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स में PERT का यूज किया जाता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज प्लानिंग टूल एज वेल एज द कंट्रोलिंग टूल। इसको प्लानिंग और कंट्रोलिंग, एवेल्युएट करना और रिव्यू करना है, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों आती है उसके अंदर। इन इट्स प्लानिंग फंक्शन द टोटल expected time to complete a project can be estimated। ठीक है, प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ही एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, और कंट्रोलिंग क्या करेगा, जो टाइमली करवाएगा। एज अ कंट्रोल एक्टिविटी इट कैन हेल्प इन एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ मीटिंग प्रोजेक्ट्स डेडलाइन टू ऑब्जर्व द डेविएशंस। तो कंट्रोलिंग का काम क्या है कि जो भी हमने प्लान किया है उसको टाइमली पूरा करना, और कोई डेविएशन आता है तो उसको रिड्यूस करना है, खत्म करना। ठीक, अगला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द PERT नेटवर्क रिक्वायर्स डिटेल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन द टोटल प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे छोटी से छोटी चीज को भी एनालाइज किया जाता है, उनको असेस किया जाता है, उनके लिए टाइम दिया जाता है कि वो उस टाइम में हो जाना चाहिए। ठीक, द वेरियस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू अकम्प्लिश द स्टेटेड गोल have to be worked out and appropriately timed so that the project can be delivered on time। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अब बिल्डिंग बनाओगे या शिप बनाओगे या एयरपोर्ट्स बनाओगे, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने पहले बेस बनाया, फिर बेस बना के सोचो चलो अब दूसरा उसका जो आउटपुट है, जो उसके ऊपर हमें लगाना है, वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टीपली तुम्हारी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, फिर सबको टाइमली तुम्हें एक के बाद एक प्रोसेस करना होता है और टाइमली चीजों को डिलीवर करना होता है, तब जाके तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है टाइमली खत्म होगा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। ये लास्ट टेक्निक है हमारी कंट्रोलिंग टॉपिक की। द क्रिटिकल पाथ इज सिंपली द लॉन्गेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम द एंटायर प्रोजेक्ट विल टेक। If the events on critical path are delayed, then the entire project will be delayed project with the project delivery। ये देखो, पहले तो ये समझ, देखो सिंपल ये समझ आ गया होगा, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। क्रिटिकल पाथ मेथड में वही होता है कि आपको ये लोग जो आपका, ये देखो आसानी समझा रखा है मैंने, कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको फिनिश करने के लिए आप लोग क्या करते हो, छोटे छोटे टास्क में बांट देते हो चीजों को, कि ये टास्क हमें 3 दिन में खत्म करना है। अगर कोई बड़ा टास्क है तो 3 हफ्ते बोल सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से बांट लेते हैं और टाइमली उनको पूरा करके हमें फिनिश गोल पे या अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो क्रिटिकल पाथ को वही बोला कि लॉन्गेस्ट पाथ है इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम। द एंटायर प्रोजेक्ट हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर
वो छोटे पार्ट भी डिलीट होते हैं तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आज कवर किया हमारा कंट्रोलिंग टॉपिक। कंट्रोलिंग टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इंपॉर्टेंस, फिर फीचर्स, फिर प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, और लास्ट हमने टेक्निक 5 टेक्निक डिस्कस की कंट्रोलिंग की। आई होप आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल क्लियर दैट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।